तो अगर आप ये सोच रहे थे कि बजट 2026 में मिडिल क्लास के लिए कोई टैक्स कट आएगा या फ्री कैश मिलेगा या फिर इलेक्शन स्टाइल फ्रीबीज मिलेंगे। तो एक सीधी सी बात है, ये बजट आपके लिए नहीं बना है। हाँ बिल्कुल, यूनियन बजट 2026-27 एक पॉपुलिस्ट यानी लोक लुभावन बजट बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म पावर बजट है जिसका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस और एआई पर। और सिग्नल बिल्कुल साफ है। इंडिया 2030 के लिए तैयारी कर रहा है, अभी के वोट्स के लिए नहीं। तो आइए इस बजट के विनर्स और लूजर्स को आसान शब्दों में समझते हैं, बिना किसी बकवास के। देखिए, इस बजट की फिलॉसफी एकदम क्लियर है। कंटिन्यूटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब लोगों के हाथ में पैसा देकर शॉर्ट टर्म कंजम्पशन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाना। सरकार का यह साफ मानना है कि अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और टेक सुपर पावर बनना है तो रोड्स, रेल, पोर्ट्स, चिप्स और फैक्ट्रीज पर पैसा लगाना ही होगा। इसीलिए इस बजट में कोई बड़े टैक्स कट्स या डायरेक्ट कैश हैंडआउट्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग लॉन्ग गेम समझते हैं उनके लिए यह बजट एक गोल्ड माइन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, बिल्डिंग इंडियाज फाउंडेशन। यहां सरकार ने बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स, इसको 9% बढ़ाकर पता है कितना कर दिया है? 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये ऑल टाइम हाई है। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा नंबर, इसका आखिर मतलब क्या है? सीधे शब्दों में इसका मतलब है बेहतर सड़कें, फास्टर रेलवेज, मॉडर्न पोर्ट्स और एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली ये देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की तैयारी है। इस पुश के तहत 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं। मालगाड़ियों के लिए डंकुनी ईस्ट से सूरत वेस्ट तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, जिससे सामान तेजी से पहुंचेगा। समुद्री ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का लक्ष्य है 2047 तक कोस्टल शिपिंग का हिस्सा डबल करना। और हाँ, छोटे शहरों के विकास के लिए टियर 2 और टियर 3 सिटीज को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे साफ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, स्टील, सीमेंट, एल&टी और लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स इस बजट के सबसे बड़े विनर्स हैं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, मेकिंग इन इंडिया 2.0। इस बजट ने सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़ा फोकस किया है। सोच लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग 2.0 ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जिसके तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 2 लॉन्च हुई है। और इसमें एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। देखिए, पहले फेज में फोकस सिर्फ चिप्स की असेंबली और पैकेजिंग पर था, लेकिन अब इस नए फेज में फोकस है चिप बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट, मटेरियल्स और सबसे इंपॉर्टेंट चिप डिजाइन पर। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए सीधे ISM 2.0 के लिए रखे गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बूस्ट दिया गया है। इसका मतलब साफ है, विदेशी पार्ट्स पर निर्भरता कम करना, चाइना +1 स्ट्रैटेजी का फायदा उठाना और देश में एक कंप्लीट चिप इकोसिस्टम तैयार करना। तो अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका सबको इंतजार रहता है, आपका बटुआ। और यहां मिडिल क्लास के टैक्सेशन पर एक रियलिटी चेक है। जैसा कि उम्मीद थी, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे सैलरीड मिडिल क्लास को निराशा हाथ लगी है। सरकार का लॉजिक ये है कि पिछले साल टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव हो चुके हैं, इसलिए अब स्टेबिलिटी जरूरी है। लेकिन इस निराशा के बीच एक साइलेंट विन भी है। विदेश में पढ़ाई और मेडिकल इलाज पर लगने वाला TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स काफी कम कर दिया गया है। इससे विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स साफ तौर पर विनर्स हैं। कुछ और पर्सनल फाइनेंस अपडेट्स भी हैं। मान लीजिए आप विदेश से पर्सनल यूज के लिए सामान मंगवाते हैं, तो अब कस्टम्स ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। साथ ही लोअर TDS सर्टिफिकेट के लिए अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे, जिससे पेपरवर्क और झंझट कम होगा। देखिए, बजट सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ दूसरे जरूरी अनाउंसमेंट्स पर जो एग्रीटेक, हेल्थ और एजुकेशन में किए गए हैं। सबसे पहले भारत विस्तार लॉन्च किया गया है। ये किसानों के लिए एक AI ड्रिवन मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है जो फसल से जुड़ी सलाह और रिस्क कम करने के सुझाव देगा। इसके अलावा खेती किसानी को और मजबूत करने के लिए कोकोनट रिप्लेसमेंट स्कीम, कैश्यू और कोकोआ की ब्रांडिंग पर जोर और 500 रेजर्वायर्स को एक्वाकल्चर यानी मछली पालन के लिए तैयार करने की भी घोषणा हुई है।
हेल्थ सेक्टर में बायोफार्मा शक्ति के तहत 10,000 करोड़ का फंड अनाउंस किया गया है। आयुर्वेदा को ग्लोबल बनाने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा बनेंगे और फार्मा एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 3 नए निप यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी खोले जाएंगे। अब इन सब खर्चों के बीच सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वो आर्थिक अनुशासन नहीं खोएगी। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकारी खर्च और आमदनी का अंतर, इसका टारगेट जीडीपी का 4.3% रखा गया है और लक्ष्य ये है कि 2030 तक देश का कुल कर्ज जीडीपी के 50% से नीचे आ जाए। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म में देश की इकोनॉमी को मजबूत और स्टेबल रखना चाहती है। तो पूरे बजट को समझने के बाद आते हैं आखिरी फैसले पर। इस बजट से कौन जीता है और कौन इंतजार करेगा? विनर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मेकर्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, टियर 2 और टियर 3 शहरों का रियल एस्टेट और हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और जो लूजर्स या न्यूट्रल कैटेगरी में हैं, वो हैं सैलरीड मिडिल क्लास, विदेश से तैयार माल इंपोर्ट करने वाले, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन पे डिपेंड करने वाले सेक्टर्स और फ्रीबीज की उम्मीद करने वाले लोग। इस यूनियन बजट का फाइनल मैसेज बिल्कुल साफ है। इंडिया शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए खेल रहा है। ये बजट इलेक्शंस या हेडलाइंस के लिए नहीं, बल्कि 2030 के रोड मैप के लिए बनाया गया है। तो सवाल अब ये है, आप लॉन्ग टर्म इंडिया के साथ खड़े हैं या शॉर्ट टर्म रिलीफ चाहते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इकोनॉमी भी टेक की तरह हमेशा शिफ्ट होती रहती है।